नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने एक सूचना दे करके सबको चौंकाया भी है और इस बारे में सबको संजीदगी से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अब नेपाल के माध्यम से भारत में आतंकी हमला कर सकता है। नेपाल को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेगा। वो इस तरह की गतिविधियों को इस्तेमाल करता रहा है और कुछ स्तर पर इस तरह की बातें रही हैं कि उसको चाइना भी इस मामले में फैसिलिटेट करता है। और कुछ जो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस थे, जो बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी आई थी, वो सब भी उस सब के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जब वो एक सेमिनार में काठमांडू में इस तरह की बात कर रहे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट का ये सेमिनार था, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से हाफिज सईद का संगठन लश्कर तैयबा और मसूद अजहर का जो है वो जैश ए मोहम्मद, इन दोनों संगठनों को अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। और अब ये दो चीज़ हो सकती है कि एक बार इसको एवेंज करने की कोशिश करें, या अब वो सीधे ये न दिखाएं, ये न पता लगे इसलिए कि भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को अभी ख़त्म नहीं किया है। ये कहा है कि अगर अब कोई आतंकी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। तो उसको अब नेपाल के माध्यम से डाइवर्ट करके इस एक दूसरी रणनीति पर काम करने की कोशिश किया है। अब अगर हम नेपाल की ज़मीन को आतंकी गतिविधियों में किस तरह से इस्तेमाल करने की बात करें, तो नेपाल से ही अभी कुछ दिन पहले अंसारुल मियाँ अंसारी, जो ISI एजेंट का जो वहाँ का स्लीपर सेल और ये सबको फैसिलिटेट करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा अब्दुल करीम टुंडा, अजीम खान और यासीन भटकल जैसे कुख्यात आतंकवादियों की भी गिरफ्तारी नेपाल से या भारत नेपाल के बॉर्डर से हुई है, जिन लोगों ने भारत में बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है या उसके मास्टरमाइंड रहे हैं। अब ये भारत और नेपाल की सीमा जो है वो लगभग 1751 किलोमीटर की है और खुली है। वहाँ पर चौकसी उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी BSF तैनात रहती है और वहाँ से अब घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये काम पाकिस्तान की तरफ से तो अब बहुत चौकसी हो गई है, तो वहाँ से एकदम असंभव सा है। लेकिन इस सब कारण से अब नेपाल बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नेपाल बॉर्डर में दो तीन चीज़ें हैं जो हो रही हैं। पहला ये कि वहाँ पर स्लीपर सेल बढ़ रहे हैं, वहाँ की डेमोग्राफी में भारत की तरह बदलाव हो रहा है। आज से 20 साल पहले जहाँ नेपाल में लगभग 2% मुसलमान हुआ करते थे, 2.5% मुसलमान हुआ करते थे, वो अब लगभग बढ़ के 4.27% हो गए हैं। भारत में पार्टीशन के समय जो 9% के आसपास 10% के आसपास पॉपुलेशन थी, वो 14% के आसपास हो गई है। इसके अलावा जो बॉर्डर वाला इलाका है, नेपाल जो है भारत के 3 प्रदेशों से बॉर्डर साझा करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। और इन जगहों पर विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश का पूरा तराई इलाका है, वहाँ पर जिस तरह से मदरसों की और मस्जिदों की संख्या में इजाफा हुआ है, उन जगहों पर जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर भी बड़े बड़े मस्जिद और मदरसे बनाए गए हैं। और वो उनका आप निर्माण कार्य अगर देखिएगा तो ये कोई कह नहीं सकता है कि लोकल पॉपुलेशन के लोगों ने उनको चंदा दे कर के बनवाया है। उसमें बाहर के एलिमेंट का भागीदारी स्पष्ट तौर पर नज़र आती है। जिस तरह के बड़े मस्जिद और मदरसे बने हैं, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उनका, जिस तरह से उनको बनाया गया है।
तो ये एक बड़ी बात है जिसको समझना चाहिए कि वहाँ पर फॉरेन फंडिंग हो रही है और उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि भारत को डिस्टेबलाइज करना, और उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब जैसे भारत मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी देश है, वैसे ही नेपाल जो कभी एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर चाइना और बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस के इंटरफेरेंस के बाद उसको सेक्युलर देश बना दिया गया, वहाँ की मोनार्की ख़त्म हो गई और तब से वहाँ अस्थिरता लगातार बरकरार है। खैर, नेपाल से ज़्यादा हम अपना फोकस रखते हैं जो आतंकवादी घटनाओं की खबर थापा साहब ने जिस पर अलर्ट जारी किया है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में भारत को जानकारी नहीं है। भारत की होम मिनिस्ट्री ने इस बात पर चिंता जताई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला इलाका है, नेपाल के बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ पर डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, मदरसों और मस्जिदों की संख्या में डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ज़्यादातर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, अवैध ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। उस पर हालांकि कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी उस पर बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। अब ये जो नया मसला सामने निकल के आया है, जो थापा साहब बता रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादी संगठन, जो सुनील थापा ने अपने वक्तव्य में कहा कि किस तरह से आतंकी संगठन नेपाल की ज़मीन को इस्तेमाल करके भारत में आतंकी हमले कर सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंट्री बहुत आसान है, वीज़ा लगता नहीं है, तो बहुत आसानी से भारत में आया जा सकता है। और भी जो चीज़ें पाकिस्तान वहाँ से करता रहा है, IC-814 जो भारतीय हवाई जहाज़ अपहरण हुआ था, जो कांधार जिसको उठा करके आतंकी लेके गए थे, 1999 की घटना है, वो नेपाल से ही उसको अंजाम दिया गया था। अब इसमें जो असली मामला है कि ये ISI एजेंट्स भरे पड़े हैं पूरे इलाके में, और ये पाकिस्तान का जो वहाँ काम करने का तरीका है, वो फेक करेंसी ढकेलता है भारतीय बाज़ार में, नशे की चीज़, ड्रग्स ढकेलता है। और ये जो मस्जिद और मदरसे हैं, ये नेपाल में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो धीरे धीरे दोनों देशों के लिए ख़तरनाक होती जा रही है। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो ही है, लेकिन चाइना भी, चूँकि चाइना ने नेपाल पर काफ़ी मजबूत अपनी पकड़ बना रखी थी, हालांकि तब थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर नेपाल में जो नेपाल नरेश हैं, उनके परिवार के समर्थन में एक बार फिर लोग प्रदर्शन करने लगे हैं। और वो जो जिस तरह की पॉलिटिक्स नेपाल में हो रही है, उसको लेकर के अब नेपाल में विरोध शुरू हो गया है। आतंकवाद वाला मसला है, आतंकवादी गतिविधियों वाला, वो उस पर बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, जो थापा साहब कह रहे हैं। इसलिए कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, उस पूरे लगभग 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का इस्तेमाल करके वहाँ से कुछ भी भारत को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो एम्यूनिशंस हो, चाहे वो करेंसी, फेक करेंसी हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो टेररिस्ट स्नीक कर जाएं, ये बहुत आसानी से संभव है। और चूंकि वहाँ बॉर्डर पर इस तरह की चौकसी नहीं होती है जैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर होती है, तो इस बात की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। और ये आसपास के जनसंख्या में घुल मिल जाते हैं,
और घुल मिल करके आसानी से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं, और ये देते रहे हैं। बहुत सारा मैंने जैसा 3-4 नाम गिनाया, ये नाम अनगिनत हैं, चाहे अब्दुल करीम टुंडा हो, अजीम खान हो, यासीन भटकल हो, असरा अंसारुल मियाँ अंसारी हो, ये सारे, ये इसके अलावा और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। और अनगिनत लोग ऐसे हैं जो भारत और नेपाल बॉर्डर पर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और वो भारत के खिलाफ और टू सर्टेन एक्सटेंट नेपाल के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, इन दोनों देशों को कैसे अस्थिर किया जाए। चाइना की स्ट्रेटजी सबको समझ में आती है, वो कैसे कमज़ोर देशों को धीरे धीरे अपने चंगुल में फांसता है। उसके बाद अपना वो एक नया उपनिवेशवाद उसका है, उसके तहत वो इन देशों पर अपनी अलग तरह की पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी मुहिम में वो श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, इन के देशों पर को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा था, और इनके माध्यम से वो भारत को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो आतंकवाद वाली घटना है, चूँकि भारत लगातार आतंकवाद से निपट रहा है, अगर इस तरह की घटनाओं में नेपाल के माध्यम से इजाफा करने की कोशिश की गई, तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय होगा। और चिंता का विषय इस सेंस में होगा कि इतनी जल्दी वहाँ पर पाकिस्तान या बांग्लादेश ऐसी स्थिति नहीं बनाई जा सकती। और चूँकि नेपाल से हमारे रोटी बेटी वाला संबंध है, तो वहाँ उस तरह की स्थिति बनाई भी नहीं जा सकती। बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियाँ इस पार और उस पार होती हैं, विशेष रूप से जो मधेसी वाला इलाका, जिसको मधेश इलाका बोला जाता है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति है। और ये बात सबको मालूम है, कम से कम भारत में जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हमेशा से कहती रही हैं कि जो लेफ़्ट का एक्सट्रीमिज़म है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के साथ मिल करके भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। और नेपाल में अभी लेफ़्ट एक्सट्रीम का ही डोमिनेंस है, या उन्हीं का शासन है। तो ये जो स्थितियां हैं कि लेफ़्ट का एक्सट्रीम और इस्लामिक टेरर जो मिल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश है, उसमें कामयाबी के लिए ये सारी गतिविधि चलेगी। और अगर नेपाल में कोई इस तरह की स्थिति होती है जहाँ पर उसको लोकल स्तर पर समर्थन मिलता है, सरकार के स्तर पर तो निश्चित तौर पर इस समर्थन की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन जो संगठन के स्तर पर होता है उस समर्थन को कोई नकार नहीं सकता। और इस तरह की स्थिति होती है। भारत में लेफ़्ट और इस्लामिक टेरर खूब कोलैबोरेट करके हमले कराते रहे हैं। तो अगर उस तरह की स्थिति फिर बनाने की कोशिश की गई और भारत में हमले हुए, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। और इस बात को जब नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से जब ये बात आ रही है, तो भारत को निश्चित तौर पर इस मामले में चौकसी बरतने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये नागरिक सुरक्षा का मामला है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हमको मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।